Hello friends, welcome to my channel Anubhuti Classes, the world of knowledge, and I am Rahul Saxena. स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो आपका अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में से है। यानी कि हम लोग कंपनी अकाउंटिंग पढ़ेंगे और उसमें से जो हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इश्यू ऑफ शेयर्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो टॉपिक है आपका ये बहुत ज़्यादा वेटेज दिए हुए है और जितनी अच्छी तरह हम इश्यू ऑफ शेयर्स को समझेंगे उतने ही बेहतर तरीके से हमें इसका नेक्स्ट टॉपिक इश्यू ऑफ डिवेंचर्स समझ में आएगा। अब ऐसा है कि आपका जो इश्यू ऑफ शेयर्स है ये काफी वेटेज दिए हुए है और जिस तरह के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं उसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, आपके वन लाइनर शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपके जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, आपके वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे, तो कुछ टर्म्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप क्लियर कर लीजिए जिससे आपको चैप्टर को आके समझने में इजीनेस हो, आपको समझने में उसको आसानी हो। वर्ल्ड में 3 तरह के बिजनेस होते हैं जिसमें से आपका पहले तरह का बिजनेस जो होता है जो आपका होता है, अगर मैं कहूं तो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस होता है। और दूसरी तरफ का दूसरा जो इंपॉर्टेंट बिजनेस है वर्ल्ड में वो होता है पार्टनरशिप का बिजनेस। और तीसरा जो बिजनेस होता है वो होता है कंपनी। ऑफ कोर्स कंपनी ही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपका हमको कंपनी ही पढ़ना है। तो ये 3 तरह के बिजनेस होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस जो है और जो आपका पार्टनरशिप का बिजनेस है वो बिग बिजनेस के लिए जो नीड्स होती हैं, जो बड़े बिजनेस के लिए जो जरूरतें होती हैं उनको वो पूरी नहीं कर सके। इसी कारण से कंपनी रूपी कंपनी फॉर्म का बिजनेस का जन्म हुआ, उसका डेवलपमेंट किया गया कंपनी फॉर्म के बिजनेस का। क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपको कंपनी फॉर्म के बिजनेस में आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट मिलता है, ह्यूज कैपिटल की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है वो आपको कंपनी के बिजनेस में ही पूरी होती है। इसके अलावा आपको उसमें मेंबर्स की लिमिटेशंस नहीं होती अगर मैं पब्लिक कंपनी की बात करूं। इसके अलावा और भी बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि आपको प्रोफेशनल्स इसमें मिलते हैं जो आपके बिजनेस को मैनेज करते हैं। इसके अलावा आपका बिजनेस का एग्जिस्टेंस जो होता है उसके ओनर से अलग होता है। यानी कि इन द आइज ऑफ लॉ, कानून की नजर में क्या होता है कि कानून जो है इसमें क्या करता है कि बिजनेस को एक सेपरेट आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में ट्रीट करता है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट इन तीनों बिजनेस के बीच में डिफरेंस के बताना चाहूँ तो उनको नोट कीजिएगा क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं आने वाले पेपर के लिए। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप में कहूँ तो यहाँ पे आपके जो मेंबर होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर क्या होते हैं, आपका 1 मेंबर होता है, सीधी सी बात है। अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं तो पार्टनरशिप में क्या होता है कि यहाँ पे मिनिमम 2 मेंबर्स आपको रिक्वायरमेंट होती है। पार्टनरशिप कम से कम 2 मेंबर्स आपको रिक्वायरमेंट होती है और मैक्सिमम नंबर जो लिमिट है आपकी पार्टनरशिप में वो होती है 50 मेंबर्स की। 50 से ज्यादा मेंबर्स आप पार्टनरशिप में नहीं बना सकते। एक खास पॉइंट आप नोट कीजिएगा इस बात को कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की जो नंबर्स हैं वो नहीं दिए गए हैं। वास्तव में कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 दिए गए हैं, वहीं से इसको लिया गया है। जहां तक मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी जो होती है वो आपकी 2 तरह की होती है। एक होती है प्राइवेट कंपनी और दूसरे तरह की जो कंपनी होती है वो होती है पब्लिक कंपनी। यहाँ पे प्राइवेट कंपनी में जो मिनिमम नंबर रिक्वायरमेंट होती है मेंबर्स की वो होते हैं 2 मेंबर्स। इस पॉइंट के नोट कीजिएगा, मिनिमम 2 नंबर प्राइवेट कंपनी में होते हैं और मैक्सिमम नंबर जो लिमिट होती है वो होती है 200 मेंबर्स की। जहां तक मैं पब्लिक कंपनी की बात करूं तो पब्लिक कंपनी में क्या होते हैं कि मिनिमम जो नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं वो होते हैं 7 और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं वो होते हैं अनलिमिटेड। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स में कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती है, ये अनलिमिटेड इसमें मेंबर्स हो सकते हैं। ये एक एडवांटेज मिलता है कंपनी फॉर्म के बिजनेस के लिए और यही कारण है कि कंपनी में क्या होता है कि ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। कंपनी कई तरह की हो सकती है, कंपनी देसी हो सकती है, कंपनी विदेशी हो सकती है, इवन ह्यूज कैपिटल कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी भी हो सकती है।
यहां दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा इनके बीच में कंपैरिजन का, वो होती है लायबिलिटी की। लायबिलिटी की अब यहां पे जो सोल प्रोप्राइटरशिप में जो लायबिलिटी होती है वो होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये डिसएडवांटेज है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का। एकल बिजनेस का, एक आदमी के बिजनेस में नुकसान है कि उसकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का कहने का मतलब ये है कि अगर बिजनेस के ऊपर, सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस के ऊपर अगर किसी तरह का वो लायबल है, कुछ देने के लिए वो लायबल है, यानी कि मान लीजिए उसने किसी तरह का लोन ले रखा है, अगर बिजनेस से वो लोन चुकता नहीं होता है तो सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि जो बिजनेस का ओनर है वो पर्सनली उस लोन को देने के लिए लायबल रहेगा, उस लोन को देने के लिए वो दायी रहेगा और लायबल रहेगा, यानी कि उसके घर, उसकी संपत्ति की उस लोन को देने के लिए बिक सकती है। सेम यही रिस्ट्रिक्शन क्या होती है पार्टनरशिप के साथ भी होती है। यहां पे भी इसकी लायबिलिटीज क्या होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती है। लेकिन कंपनी में एडवांटेज रहता है, कंपनी के जो ओनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पे कंपनी की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, उसके ओनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। कहने का मतलब यह है मेरा कि जैसे अगर मान लीजिए कंपनी के ओनर्स वास्तव में कौन होते हैं, वो शेयर होल्डर्स होते हैं। अगर किसी शेयर होल्डर ने मान लीजिए 10,000 रुपए के शेयर दिए हैं और वो ऑलरेडी उसके ऊपर 5,000 रुपए वो पेमेंट कर चुका है, नोट कीजिएगा, 10,000 रुपए के शेयर उसने लिए हैं और 5,000 रुपए उनके ऊपर ऑलरेडी वो पेमेंट कर चुका है, तो वो कितने रुपए के लिए लायबल रहेगा, यस फ्रेंड, वो केवल बचे हुए 5,000 रुपए के लिए ही लायबल रहेगा। इससे ज्यादा के लिए पर्सनली और किसी भी तरह के लिए वो लायबल नहीं रहेगा और किसी तरह का कुछ भी उसको चुकता करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि वो केवल उतने के लिए ही लायबल है जितनी उसकी शेयर की वैल्यू होती है। जितने के शेयर लिए गए बस उतने के लिए ही एक ओनर यानी कि शेयर होल्डर कंपनी के लिए लायबल होता है। तीसरी बात मैं बात करूं, अगर मैं इसके पॉइंट की बात करूं तो इसमें होता है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस, यहां पे एग्जिस्टेंस की बात क्या होती है कि यहां पे क्या होता है, यहां पे नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, यहां पे सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि इसमें बिजनेस और उसके जो ओनर होता है उनका कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता है, उनको एक ही माना जाता है। एक ही माने जाने का कहने का मतलब ये होता है कि जो बिजनेस है वही ओनर है, दे आर ट्रीटेड सेम, उनको कोई अलग अलग करके नहीं देखा जाता है। जो अगर लोन बिजनेस के ऊपर है तो वही उसके ओनर के ऊपर है, अगर ओनर के ऊपर लोन है तो वही बिजनेस के ऊपर है, दोनों लोग, यहाँ पे कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस उनका नहीं होता है। सेम यही ट्रीटमेंट क्या होता है पार्टनरशिप में भी होता है कि इनका कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता है, कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता। लेकिन मैं अगर कंपनी की बात करूं फ्रेंड तो यहां पे क्या होता है, कंपनी में एक एडवांटेज होता है कि इसका सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है। अब यहाँ पे सेपरेट एग्जिस्टेंस कहने का मीन्स क्या है कि यहाँ पे जो जो कानून है, जो हमारे देश का कानून है, वो क्या करता है, कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत वो क्या करता है, उसके अंडर वो क्या करता है कि बिजनेस के ओनर को और कंपनी को, ओनर को और कंपनी को दो अलग अलग व्यक्तियों के रूप में ट्रीट करता है। इन द आइज ऑफ लॉ यानी कानून की नजर में क्या है कि कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में ट्रीट किया जाता है, उसको अलग से माना जाता है, उसको ओनर के साथ मिला के नहीं देखा जाता है, जबकि ओनर जो है वो सेपरेट होते हैं, यानी बिजनेस और ओनर को तो अलग अलग लोगों से माना जाता है। इसी कारण से एक बात कही जाती है, कंपनी कैन सू, अर्थात कंपनी मुकदमा चला सकती है, एंड कंपनी कैन बी सूट, कंपनी के ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है। यस फ्रेंड, इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, आपके लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो चौथा पॉइंट है आपके मैं बताना चाहूंगा कि कैपिटल। कैपिटल, अब कैपिटल क्या है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है। अगर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि एक आदमी के बिजनेस की बात करूं तो यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, लो होता है, लो इन्वेस्टमेंट होता है। यानी कहने का एक मतलब यह है मेरा कि एक आदमी बिजनेस का ओनर होता है तो अपने विद इन मीन में जितना भी वो ला सकता है, जितना भी वो मैनेज करता है उतनी ही तो कैपिटल ला पाएगा। ये बात अंडरस्टूड सी है, तो आपको समझ में आएगी कि एक व्यक्ति कितना ला सकता है, जितना भी वो लाएगा उतना ही वो इन्वेस्ट करेगा, कितना वो रिस्क उठा सकता है, जितना वो रिस्क उठा पाएगा एक लिमिटेड लेवल पे ही वो रिस्क उठा पाएगा, तो उतना ही वो क्या करता है, उतना ही वो इन्वेस्टमेंट कर पाता है। इसी कारण से सोल पार्टनरशिप में क्या है, लो इन्वेस्टमेंट होता है। सेम यही बात पार्टनरशिप में भी होती है। पार्टनरशिप में हाँ सोल पार्टनरशिप से तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन अगर वो बिग बिजनेस की ओर जाएंगे, अगर वो कंपनी की ओर जाते हैं तो उसके मुकाबले क्या होता है, पार्टनरशिप में क्या होता है, जो इन्वेस्टमेंट होता है वो लो होता है। यानी कि यहां पे भी क्या होता है, लोअर इन्वेस्टमेंट ही होता है, लोअर इन्वेस्टमेंट होता है।
लेकिन अगर मैं बात करूं कंपनी की, तो कंपनी में इन्वेस्टमेंट क्या होता है? हाई इन्वेस्टमेंट होता है, हाई इन्वेस्टमेंट होता है। कंपनी के इन्वेस्टमेंट के कई सारे सोर्स होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। कंपनी जो है, कंपनी हैज मैनी सोर्सेज टू इन्वेस्ट। कहने का मतलब यह है कंपनी के सोर्सेज इन्वेस्टमेंट के क्या होते हैं, जैसे कंपनी का एक सोर्स होता है बैंक कर सकता है कंपनी को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कंपनी के इन्वेस्टमेंट के सोर्स होते हैं, और क्या हो सकते हैं, और पब्लिक। ये सबसे बड़ी बात है जो कंपनी को एक स्पेशल पर्सन के रूप में डिफाइन करती है, पब्लिक। कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो पब्लिक करती है। पब्लिक कहने का मतलब ये है कि पब्लिक कहने का मतलब ये है कि जैसे हम क्या करते हैं, हम कंपनी के लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा जरिया होते हैं। हम कंपनी के शेयर खरीदते हैं, एक आम पब्लिक कंपनी के शेयर खरीदती है, और इस तरीके से कंपनी को क्या मिलता है, एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट मिलता है, एक ह्यूज कैपिटल मिलती है जिसको वो इन्वेस्ट करती है। इस तरीके से क्या है, ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है किसके बीच में, सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप के बीच में, और कंपनी के बीच में। ये सब, इसके अलावा क्या है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको डिफरेंस का बताना चाहूंगा कि मैनेजमेंट। पॉइंट नंबर 4 है आपका डिफरेंस का, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अब जैसा कि सीधा सा क्लियर है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या है कि एक ही व्यक्ति बिजनेस को मैनेज करता है, इसलिए कोई स्पेशलिस्ट, यहां पे कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता है मैनेजमेंट। यहाँ पे मैनेजमेंट में कोई स्पेशलाइजेशन नहीं मिलता है, नो स्पेशलाइजेशन, कोई स्पेशलाइजेशन यहाँ पे आपको नहीं मिलता है। यानी कि एक व्यक्ति में जितनी एबिलिटी होती है उसी के अकॉर्डिंग वो अपने बिजनेस को मैनेज करता है। इसलिए सोल प्रोप्राइटरशिप का जो बिजनेस का एरिया है वो भी लिमिटेड ही होता है, लिमिटेड एरिया में होता है, और उसी तरीके से बिजनेस को मैनेज करता है। इसलिए इसका क्या है, इसलिए हम कहेंगे कि इसमें क्या है, इसमें मैनेजमेंट का कोई भी स्पेशलाइजेशन नहीं होता है। सेम इसी तरह का ये भी है कि इसमें भी कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता है, स्पेशलाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि जो पार्टनर होते हैं, जो भी उनकी एबिलिटी होती है वही बिजनेस को मैनेज करते हैं। अब इसमें कोई विशेष रूप से कोई प्रोफेशनल्स नहीं होते हैं। अब पार्टनर जो भी स्किल रखते होंगे उसी हिसाब से अपने बिजनेस को मैनेज करते हैं। पार्टनर अच्छे भी हो सकते हैं मैनेज करने वाले, और पार्टनर अनस्किल भी हो सकते हैं, तो बिजनेस को मैनेज करते हैं। लेकिन अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी में जो मैनेजमेंट होता है वो स्पेशलाइज्ड होता है। स्पेशलाइज्ड कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे बिजनेस को मैनेज करने के लिए स्पेशलिस्ट होते हैं, जैसे कि एमबीए डिग्री वाले होते हैं, सीए होते हैं, सीएस होते हैं, लॉ की डिग्री वाले होते हैं, और कई सारे प्रोफेशनल बिजनेस को मैनेज करते हैं जिनको ह्यूज एक्सपीरियंस होता है बिजनेस को मैनेज करने का। इसलिए कंपनी में क्या है, स्पेशलाइज्ड मैनेज होता है। एक खास बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कंपनी के ओनर्स, ये जरूरी नहीं है कि कंपनी के ओनर्स बिजनेस को मैनेज करें। कंपनी के ओनर्स बिजनेस को मैनेज नहीं भी कर सकते, ये बात ध्यान रखिएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, ये जरूरी नहीं कि कंपनी के ओनर्स हो। बिजनेस का मैनेजमेंट यानी कंपनी का मैनेजमेंट और कंपनी के जो ओनर्स हैं, ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। ये आपको अभी आगे जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो आपको समझ में आएगा। अब मैं आपको मेन टॉपिक पे अपने वापस आता हूं और ये बताने की कोशिश करता हूं कि व्हाट इज कंपनी। ध्यान से सुनिएगा कि व्हाट इज कंपनी। फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, उसका नाम है व्हाट इज कंपनी। व्हाट इज कंपनी। अब मुझे टॉपिक आपको पढ़ाना है व्हाट इज कंपनी, यानी कि कंपनी क्या होती है। अब जैसा है कि कई सारी डिफिनेशंस इसके बारे में दी गई हैं और कई सारी बातें इसके बारे में कही गई हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, व्हाट इज कंपनी में जो है मैं आपको 4 पॉइंट बता रहा हूं जिससे आपको व्हाट इज कंपनी की डिफिनेशन याद करने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कंपनी की, अगर आपको डिफिनेशन याद करनी है या कंपनी के आपको मीनिंग को याद करना है। वो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं कहूं तो आपका पहला पॉइंट जो है आप याद रखिए, एसोसिएशन ऑफ पर्संस। एसोसिएशंस ऑफ पर्संस। इसका दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मैं कहूं आर्टिफिशियल पर्सन। ये पॉइंट इनको तो याद रखिएगा, इनको लर्न कीजिएगा जिससे आपको कंपनी की मीनिंग याद करने में आसानी रहेगी। आर्टिफिशियल पर्सन। तीसरा जो पॉइंट है वो है आपका परपीचुअल सक्सेशन। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका सेपरेट एंटिटी। अब इनका मीन्स क्या है, यहां पे मैंने आपको 4 पॉइंट्स दिए हैं जिसमें आपको कंपनी की मीनिंग बहुत आसानी से याद हो जानी चाहिए। पहला मीनिंग मैंने बताया आपको, पहला जो आपको पॉइंट दिया है वो है एसोसिएशन ऑफ पर्सन।
एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहने का मतलब यह है कि कंपनी जो है वो क्या है, वो व्यक्तियों का समूह है, व्यक्तियों का समूह है। अर्थात कंपनी जो है कोई एक व्यक्ति नहीं होती है, कंपनी जो है वो कई व्यक्तियों के समूह को मिलाकर बनती है, तभी एक कंपनी बनती है। अगर मैं कहूँ कि जैसे क्या है कि अगर प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर्स, और अगर मैं पब्लिक कंपनी की बात करूं तो क्या है, उसमें मिनिमम 7 मेंबर्स और मैक्सिमम उसमें अनलिमिटेड मेंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहने का मतलब यह है कि कंपनी जो है वो व्यक्तियों का समूह होती है। अब अगला पॉइंट जो है मेरा वो है आर्टिफिशियल पर्सन। तो कहने का मतलब यह है कि कंपनी जो है वो क्या है, उसे आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में ट्रीट किया जाता है। तो क्या है, कंपनी इज ए लीगल आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है, कंपनी एक लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है। यहां पे तीसरा पॉइंट है वो परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन कहने का मतलब यह है कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है वो कभी खत्म नहीं होता है, वो लगातार चलता रहता है अंटिल, जब तक क्या है, जब तक कि वो कानून के द्वारा उसको वाइंड अप ना कर दिया जाए, यानी किसी लीगल बॉन्डेज के द्वारा उसको क्या कर दिया जाए, उसको वाइंड अप ना कर दिया, उसको समाप्त ना कर दिया जाए। कंपनी का जो सक्सेशन है वो क्या है, कंपनी जो है वो लगातार चलती रहती है, उसका परपीचुअल सक्सेशन होता है। यानी कि कंपनी क्या है, कंपनी लगातार चलती रहती है। यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि शेयर होल्डर्स में कम एंड शेयर होल्डर्स में गो, यानी कि शेयर होल्डर आते हैं, शेयर होल्डर जाते हैं, बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर, यानी कंपनी जो है वो सदैव चलती रहती है, कंपनी कभी भी खत्म नहीं होती है। कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके रिटायरमेंट होने का, उनके डेथ होने का, उनकी लुनेसी का, उनके इंसॉल्वेंसी होने का कंपनी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, और कंपनी जो है उसका सक्सेशन, उसका जो एग्जिस्टेंस है वो लगातार बना रहता है। यानी कंपनी क्या है, ये कंपनी का एक विशेष स्पेशल फीचर है, कंपनी क्या होती है, कंपनी का परपीचुअल सक्सेशन होता है। यहाँ पे जो चौथा पॉइंट है मेरा वो होता है सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी का कहने का मतलब यह है कंपनी का मैनेजमेंट एंड ओनर्स आर सेपरेट, कंपनी is treated as a separate person। कंपनी को जो है वो एक सेपरेट पर्सन के रूप में ट्रीट किया जाता है। कहने का मतलब यह है कंपनी जो है वो क्या है, उसका जो अस्तित्व है, उसकी जो एंटिटी है वो क्या है, वो सेपरेट होती है उसके ओनर से। कंपनी खुद एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, उसको एक आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में ट्रीट किया जाता है। इसलिए कंपनी का जो एक्सिस्टेंस होता है, कंपनी की जो एंटिटी होती है, उसका अस्तित्व जो होता है वो उसके ओनर से अलग होता है और सेपरेट होता है। अब यहाँ पे मैंने आपको ये 4 पॉइंट बताया, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, परपीचुअल सक्सेशन और सेपरेट एंटिटी। अब अगर मैं इसको कंपनी की एक डिफिनेशन के रूप में कहना चाहूँ या इसको कंपनी के मीनिंग के रूप में कहना चाहूँ तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। कंपनी क्या है, कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यानी कंपनी क्या है, व्यक्तियों का समूह है। इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, क्रिएटेड, ये बात ध्यान दीजिएगा, क्रिएटेड बाय लॉ। क्रिएटेड बाय लॉ कहने का मीन्स ये होता है कि इसे आपके देश में जो लॉ चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग इसको फॉर्म किया जाता है। जैसे मैं बात करूं कि यहाँ पे जो है कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी को फॉर्म किया जाता है। तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, यहाँ पे लॉ का मतलब है कंपनी एक्ट 2013। यहाँ पे अब मैं तीसरे पॉइंट को अपनी इसके मीनिंग में इंक्लूड करूंगा। इट हैज परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन कहने का मतलब यह है कि कंपनी जो है उसका अस्तित्व लगातार बना रहता है, उसके ओनर्स का, उसके शेयर होल्डर्स के आने और जाने के लिए उस कंपनी के, उसके सक्सेशन के ऊपर, उसके एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है।
चौथे पॉइंट को मैं इंक्लूड करूंगा, एंड इट हैज सेपरेट एंटिटी। इसका क्या होता है, इसका एक सेपरेट एंटिटी होती है, यानी कि इसका एक अलग अस्तित्व होता है। तो यहां पे देखिए, ये जो 4 पॉइंट है उनसे मैंने कंपनी के मीनिंग को बनाया है। ये कंपनी क्या है, ए कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। यहाँ पे क्रिएटेड बाय लॉ का मतलब ये है कि कंपनीज एक्ट 2013, इट हैज परपेचुअल सक्सेशन, इसका परपेचुअल सक्सेशन होता है, एंड इट हैज सेपरेट एंटिटी, और इसका क्या होता है, इसकी सेपरेट एंटिटी होती है। यहां पे एक बात आपको बताना चाहूंगा कि कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 में कंपनी को डिफाइन किया गया है। ये पॉइंट याद कीजिएगा, इस पॉइंट को इसको रिमेंबर कीजिएगा कि कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 220 में कंपनी को डिफाइन किया गया है। एक कंपनी इज ए कंपनी दैट इज incorporated by this law or any previous law। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आपसे कहा जाए कंपनी एक्ट में किस सेक्शन में कंपनी को डिफाइन किया गया है, तो किस सेक्शन में, सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 में कंपनी को डिफाइन किया गया है। कंपनी वो होती है जो इनकॉर्पोरेट की गई है बाय दिस लॉ। लॉ का मतलब है कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 और एनी प्रीवियस लॉ। यानी कहने का मतलब है कि कंपनी एक्ट 2013 से पहले भी कई सारे लॉ थे जिसके अंतर्गत कंपनी को फॉर्म किया जाता था। इस तरीके से कंपनी को हम परिभाषित कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और लोगों ने कंपनी की डिफिनेशंस दी है जो आपको अभी आगे मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे क्या है, मैं आपको कंपनी के फीचर्स बताना चाहता हूँ। अगर आपने इन पॉइंट्स को कायदे से याद किया है, इनको पॉइंट्स को कायदे से ध्यान से देखा है, इनको समझा है, तो आपको इनके फीचर्स लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इनके फीचर्स भी हम कंपनी के मीनिंग के अनुसार ही, इनके अनुसार ही लिख सकते हैं। जरा इनको ध्यान से देखिएगा, अब मैं किस तरीके से आपको इसके फीचर बताऊँ। अब मैं आपको फीचर्स ऑफ कंपनी के बारे में बताने वाला हूं कि कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं। अगर आपने 4 पॉइंट्स वो ध्यान से सुने होंगे जो कि मैंने आपको बताए थे, एक बार रिवाइज करते हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्संस, आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट एग्जिस्टेंस एंड परपेचुअल सक्सेशन। इन्हीं के द्वारा हमने डिफिनेशन लिखी थी और इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान करते हुए हम कंपनी के फीचर्स को लिख सकते हैं। आपको कहीं भी और एक्स्ट्रा तैयार करने की जरूरत नहीं है। जरा इन 4 पॉइंट से देखिए मैं कैसे आपको फीचर्स याद दिलाता हूं। सबसे पहले क्या है, हम करेंगे फीचर्स ऑफ कंपनी। फीचर्स ऑफ ए कंपनी। मेरा पहला पॉइंट था एसोसिएशन ऑफ पर्संस। एसोसिएशन ऑफ पर्संस। अब यहां पे क्या है, मैंने जैसे कि पहले बताया था, कंपनी क्या है, व्यक्तियों का समूह है। कंपनी व्यक्तियों का समूह है। तो यहां पे अगर हम इस पॉइंट को डिस्क्राइब करना हो एसोसिएशन ऑफ पर्सन, तो एक कंपनी इज ए वॉलंटरी का मतलब होता है कि अपनी इच्छा से, वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस। ये कंपनी क्या है, एक वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। जैसे कहने का मतलब है कि कंपनी उन लोगों का एसोसिएशन है जो अपनी इच्छा से कंपनी के मेंबर बनने को तैयार है, यानी किसी के संग कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई है। कंपनी क्या है, इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस। मेरा दूसरा पॉइंट था कि आर्टिफिशियल पर्सन। तो कंपनी क्या है, एक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन
created by the law। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि एक लॉ के द्वारा क्रिएट की गई है। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में कौन सा लॉ है? इंडिया में कंपनीज एक्ट 2013 है। इस बात को मैंने पहले भी कहा था, इस पॉइंट को रिवाइज रखिएगा कि कंपनीज एक्ट 2013 इंडिया में अप्लाई है। और जो कंपनी जो है आर्टिफिशियल पर्सन किस लॉ में है? जो लॉ कंपनीज एक्ट 2013 है। मेरा पॉइंट नंबर 3 था सेपरेट एग्जिस्टेंस। सेपरेट एग्जिस्टेंस, सेपरेट एग्जिस्टेंस। हाँ, एक कंपनी हैज सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स मेंबर्स। यानी कि कंपनी का क्या होता है? कंपनी का अपने मेंबर से सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है। कंपनी को एक अलग आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में ट्रीट किया जाता है, इसलिए कंपनी क्या है? उसके मेंबर से सेपरेट होती है अपने एग्जिस्टेंस से। कंपनी को एक पर्सन के रूप में ट्रीट करता है लॉ, उसको उसी तरीके से पर्सन को रूप में ट्रीट करता है जैसे कि आप और हम एक जीवित व्यक्ति हैं। इस तरीके से कंपनी क्या है? मैंने आपको पहले भी कहा था, कंपनी कैन सू, कंपनी मुकदमा चला भी सकती है, और कंपनी कैन बी सूड, कंपनी के ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है। क्योंकि कंपनी एक पर्सन है, इसलिए कंपनी अपने नाम से बैंक अकाउंट खोल सकती है, कंपनी अपने नाम से लोन ले सकती है, कंपनी और भी सारे काम कर सकती है जो कि एक व्यक्ति कर सकता है। इसलिए कंपनी क्या है? कंपनी का एग्जिस्टेंस जो होता है उसके मेंबर से या उसके शेयर होल्डर से या उसके ओनर से क्या होता है? सेपरेट होता है। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। अब आपका पॉइंट नंबर 4 है इसके फीचर्स में, अगर मैं कहूं तो परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन, परपीचुअल सक्सेशन का मतलब यह है कि कंपनी का जो अस्तित्व है, कंपनी का जो जीवन जो है वो लगातार चलता रहता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको पॉइंट बताया था कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स में कम और शेयर होल्डर्स में गो, बट a company goes on forever। इस पॉइंट को जरा ध्यान से सुनिएगा कि शेयर होल्डर्स या कह लीजिए उसके ओनर्स आते और जाते रहते हैं, लेकिन कंपनी का जो अस्तित्व है वो लगातार बना रहता है। कंपनी लगातार चलती रहती है, वो तब तक चलती रहती है जब तक कि किसी लॉ के द्वारा, किसी वैलिड प्रोसेस के द्वारा उसको वाइंड अप ना कर दिया जाए। वाइंड अप मींस उसको समाप्त ना कर दिया जाए। तो कंपनी क्या है? कंपनी का परपीचुअल सक्सेशन होता है, यानी कंपनी के आने, शेयर होल्डर्स के आने और जाने से कंपनी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी लगातार चलती रहती है। उसके मेंबर्स का इंसॉल्वेंट होने का, उसके मेंबर्स का लुनेसी होने का, उसके मेंबर्स की डेथ का कंपनी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। कंपनी क्या करती रहती है? कंपनी लगातार चलती रहती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ पॉइंट्स और बताना चाहता हूं जो आपके पर्पस से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब जैसे कि मैंने कई बार कहा है कि कंपनी में क्या होती है? कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटीज होती है। लिमिटेड लायबिलिटीज यानी कि कंपनी के मेंबर जो होते हैं उनकी लायबिलिटीज लिमिटेड होती है। यानी कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए किसी कंपनी में एक शेयर होल्डर के पास 10,000 रुपीज के शेयर हैं, तो वो अपने लिए कितना है? वो केवल 10,000 रुपीज के लिए ही लायबल है। मान लीजिए वो ऑलरेडी 5,000 रुपीज अपने 10,000 में से वो पेमेंट कर चुका है, तो अब केवल वो कितने के लिए लायबल रहेगा? यस, वो केवल बचे हुए 5,000 के लिए ही लायबल रहेगा। और इसके अलावा वो पर्सनली किसी भी तरह के लोन के लिए, किसी भी तरह की लायबिलिटी की कंपनी के लिए वो लायबल नहीं रहेगा। इसलिए कंपनी के मेंबर्स की जो लायबिलिटी रहती है वो लिमिटेड ही रहती है और वो बढ़ती नहीं है। इसके अलावा यहां पे एक और पॉइंट मैं बताना चाहूंगा आपको इसके फीचर्स का, कॉमन सील। कॉमन सील। अब कॉमन सील क्या है? कॉमन सील का मतलब है कंपनी के पास एक मोहर होती है। कंपनी के पास एक मोहर होती है, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूं कंपनी में हैव और मे नॉट हैव ए कॉमन सील। यानी कंपनी के पास सील हो भी सकती है, कंपनी के पास मोहर हो भी सकती है, और कंपनी के पास मोहर नहीं भी हो सकती है। ये कंपलसरी नहीं कंपनी के पास एक कॉमन सील हो। लेकिन अगर कंपनी के पास कॉमन सील है तो उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको वेरीफाई किया जाता है किसके द्वारा? उसकी कॉमन सील के द्वारा, यानी कि उसकी मोहर का उसमें ठप्पा लगाया जाता है और उसको ऑथोराइज किया जाता है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा।
यानी कि बाद में उसके सील के नीचे जब उसकी मोहर लगा दी जाती है तो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साइन होते हैं। इसका अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है फीचर, यहां पे अगला पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि ट्रांसफरेबल शेयर्स। कंपनी के शेयर जो होते हैं वो इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं, यानी कि इसके जो शेयर होल्डर्स जो होते हैं, जो इसमें जो मान लीजिए जिन्होंने शेयर खरीदा होता है, जरूरी नहीं कि हमेशा शेयर उनके पास ही रहे, वो अपने शेयर को इजीली किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। मान लीजिए उन्होंने 10,000 रुपीज का शेयर खरीदा है और 5 साल के बाद उनके शेयर की वैल्यू 2 लाख रुपी हो गई। अब क्या है, अगर वो चाहते हैं कि अपने शेयर को किसी और को बेच दें, किसी और को दे दें, किसी और के नाम को ट्रांसफर कर दें, तो ये शेयर क्या है, इजीली ट्रांसफरेबल है, या आसानी से किसी और को बेचे और खरीदे जा सकते हैं। इसलिए कंपनी में एक बड़ा बेनिफिट होता है कि आपको जब भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, आपको जब भी पैसों की जरूरत होती है, तो उसके शेयर को क्या कर सकते हैं, इजीली ट्रांसफरेबल आप कर सकते हैं। अब अगला जो पॉइंट है, ये पॉइंट में कई बार डिस्कस कर चुका हूं पहले भी, क्या है, मैनेजमेंट। यहां पे मैंने आपको बताया था जो कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है उसके मेंबर से, उसके ओनर से डिफरेंट होता है। ये जरूरी नहीं होता है कि कंपनी के जो ओनर्स होते हैं वही कंपनी को मैनेज करें। उनके ओनर्स का कंपनी को मैनेज करने का जरूरी नहीं होता है कि उनके ओनर्स ही कंपनी को मैनेज करें। उनके ओनर्स अलग होते हैं और कंपनी को मैनेज करने वाले अलग होते हैं। कंपनी को जो मैनेज करता है वो एक ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ पर्सन होता है, जिसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यानी कंपनी को कौन मैनेज करता है, कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ग्रुप एक मैनेज करता है। जबकि ओनर जो होते हैं, बिकॉज दे आर लार्ज इन क्वांटिटी, क्योंकि ओनर्स बहुत सारे होते हैं जो पूरे देश में फैले हो सकते हैं, इवन वो फॉरेन कंट्रीज में भी हो सकते हैं, तो कंपनी के ओनर्स क्या होते हैं, वो कंपनी को मैनेज नहीं करते हैं, बल्कि ग्रुप होता है। दे आर इलेक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दे आर इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स। यानी कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो शेयर होल्डर्स के द्वारा इलेक्ट होता है, वही कंपनी को क्या करता है, मैनेज करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो इस तरीके से कंपनी के फीचर्स हैं। जरा मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज कराने की, तो मैंने आपको कोशिश की कि इजीली तरीके से हो सके। सबसे पहले इसके फीचर है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यानी कंपनी क्या है, वह लोगों का समूह है, यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, जो कि क्या है, जो कि वॉलंटरी हुआ हो, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला है आर्टिफिशियल पर्सन, यानी कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है दैट इज क्रिएटेड बाय लॉ, यानी कि आपके जो भी एक्ट के द्वारा हो, जो भी आपके देश में एक्ट होता है उसके द्वारा उसको क्रिएट किया था। अगला मेरा पॉइंट है सेपरेट एग्जिस्टेंस, यानी कंपनी का जो एग्जिस्टेंस होता है उसके मेंबर से, उसके ओनर से सेपरेट होता है। अगला है परपेचुअल सक्सेशन, यानी कंपनी का जो अस्तित्व होता है, कंपनी का एग्जिस्टेंस होता है, या कंपनी की जो लाइफ होती है वो कभी खत्म नहीं होती, हमेशा चलती रहती है, जब तक कि वो किसी वैलिड तरीके से उसको वाइंड अप ना कर दिया जाए। अगला क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी, कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है, वो लिमिटेड होती है। कब तक, कहां तक कि जहां तक कि उन्होंने शेयर दिया है या जहां तक कि उन्होंने गारंटी दी है। अगला क्या है, कॉमन सील। कॉमन सील जो है ये कंपनी के लिए हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन अगर जितने भी डॉक्यूमेंट को अगर वेरीफाई करना है और कंपनी अपनी कॉमन सील रखती है तो उन डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए कॉमन सील का यूज किया जाता है। अगला मेरा पॉइंट है ट्रांसफरेबल शेयर, यानी कहने का मतलब ये होता है कि कंपनी के जो शेयर जो होते हैं वो इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, यानी कि शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनके नाम बदल सकते हैं, लेकिन कंपनी के ऊपर, कंपनी के एग्जिस्टेंस के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला है मैनेजमेंट। कंपनी का मैनेजमेंट जो होता है उसके ओनर से अलग होता है, और कंपनी को जो मैनेज करता है वो एक ग्रुप मैनेज करता है, जिसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हाँ, ये जरूर है कि शेयर होल्डर्स इलेक्ट करते हैं उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। ये पॉइंट है आपके फीचर्स के। उम्मीद है आपको पॉइंट समझ में आएंगे, इसके फीचर्स समझ में आएंगे। अब मैं आपको टाइप्स ऑफ कंपनी बताना चाहता हूं। यहां पे मैं बताना चाहूंगा, मैंने पहले भी कहा था कि कंपनी जो होती है 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज होती है, प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक कंपनीज, और वन मोर मैं आपको एक और कंपनी का प्रकार बताता हूं, वो होती है ओपीसी कंपनी, यानी कि 1 पर्सन कंपनी। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज।